बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो सबसे बड़ा बयानिया है वो यही है कि उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक आलमी साजिश की गई, जिसके नतीजे में इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाला गया। आज भी लाहौर के अंदर इमरान खान साहब जलसे से खिताब कर रहे हैं, अपने इसी मौक़िफ़ को दोहरा रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ साजिश हुई है। जो न्यूट्रल्स हैं, जब उनको नज़र आ रहा था कि कौम पर डाकू मुसल्लत किए जा रहे हैं तो उन्होंने उनका रास्ता क्यों न रोका। साथ ही साथ ये भी कहा कि अमेरिका पाकिस्तान को कमज़ोर देखना चाहता है। तो यही वो मौक़िफ़ था कि जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में अपने ख़िलाफ़ पेश होने वाली तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया था और ये बयानिया जारी किया था, क्योंकि आलमी साजिश है, क्योंकि हुकूमत हटाने के लिए जो है कोशिशें बाहर से हो रही हैं और इस कोशिश का रास्ता रोकने के लिए डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने एक रूलिंग दी, जिसमें कहा गया कि ये अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ वोटिंग कराई बल्कि हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो वज़ीर आज़म इमरान खान थे, असम्बलियाँ तोड़ने के फ़ैसले को भी मुस्तरद कर दिया और अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग के नतीजे में इमरान खान साहब को रुखसत होना पड़ा। उस दिन से लेकर आज तक इमरान खान साहब का एक ही बयानिया, एक ही मौक़िफ़ है कि उनकी हुकूमत एक आलमी साजिश के तहत उन्हें रुखसत किया गया। तफसीली फ़ैसला आया सामने, उस पर PTI सीख पा भी है, एतराज़ भी कर रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस तफसीली फ़ैसले में, जिसमें यह भी कहा गया कि PTI साबित नहीं कर सकी जो मवाद उनके सामने रखा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, उसके नतीजे में ये नहीं कहा जा सकता कि हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई साजिश हुई। जो साइफर सामने रखा गया उसके कुछ मखसूस हिस्से सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए गए। एक इजाफी नोट भी इस फैसले के अंदर शामिल है, जिस पर बड़ी बहस हो रही है कि मोअज़्ज़ज़ जज ने जो इजाफी नोट लिखा, क्या उस पर कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती। काबीना ने राना सनाउल्लाह साहब की ये जिम्मेदारी लगाई है, एक कमेटी बना दी है कि अब वो फैसला करेगी क्या बगावत का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इसका भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम में, लेकिन पहले आपको वो मौक़िफ़ दिखाएं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब इस तफसीली फ़ैसले पर दे रहे हैं। जो हमारे जनरल्स हैं, कुछ हमारे जजेस हैं, वो बैठ के बंद कमरों में फ़ैसले करते हैं कि आज से हमारी पॉलिसी ये होगी, अगले दिन हम बदल जाएं। आर्टिकल 6 के केसेस यहाँ पे पाकिस्तान में बनने शुरू होंगे, रस्से कम पड़ जाएंगे, गले बहुत ज़्यादा है। वो काम करें जो आप। गम और गुस्सा बड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। क्या इस फैसले से उनके बयानिए को ठेस पहुंच सकती है, या जो PTI का मौक़िफ़ था वो अब भी उस पर कायम है और उसी बयानी को लेकर आगे चलती रहेगी। इसी का आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सीनियर कानूनदान हैं। शुएब साहब का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम वक्त देने का। एजाज़ सैयद साहब सीनियर साफ़ी और तज़कियाकार भी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। और कुछ ही देर बाद इरफान कादर साहब मुमताज़ कानूनदान हैं, साबिक़ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। एजाज़, अगर प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे कर लूँ, आप हमें ये बताइएगा कि जो प्रोसीडिंग हुई, ख़ास तौर पे इस आज खुद नोटिस की, कुछ ये कहा जा रहा है कि PTI ने तो जो मवाद देना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ख़ुद भी तलब कर सकती थी पूरा साइफ़र तलब ना किया गया, ना मंगवाया गया, बल्कि जो एक मखसूस किस्म का मवाद सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया, उसी बुनियाद पर यह फ़ैसला भी आया, तफसीली फ़ैसला। नसरुल्लाह मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। नसरुल्लाह साहब, आपको तो पता है कि हमारी जो आला अदालतें हैं वो उस चीज को देखती हैं जो उनके सामने चीज रखी जाती है। अब इसमें जो सबसे बड़ी जिसे कह लें विक्टिम पार्टी जो खुद को पेश कर रही है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। तो तहरीक इंसाफ के पास एक बड़ा भरपूर मौका था कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस को फॉर आइज ओनली वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट दिखा देते हैं। फिर उनका कुछ हिस्सा दिखाया गया, लेकिन PTI ने ऐसा नहीं किया। और जो सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला है उसमें भी वाज़े तौर पर लिखा गया है कि किस तरीके से ये खत मार्च के पहले हफ्ते में इमरान खान साहब को मिलता है और फिर 27 मार्च को वो उसे पब्लिक भी कर देते हैं, यानी कि पब्लिक में जाके लहरा देते हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई कोई नहीं करते। तो ये बात बहुत हवालों से, बहुत जावियों से देखी गई है और तमाम जाविये एक ही नुक्ते पर पहुंचते हैं, और वो नुक्ता ये है कि PTI एक गलत बयानिया बना रही है। इनका ये मौक़िफ़ कि अमेरिका ने आके यहाँ पर कोई साजिश की है या अमेरिकी साजिश की वजह से उनकी हुकूमत गई है, वो बिल्कुल सरासर गलत है। और वैसे भी अकली तनाजर से भी
और डिप्लोमेसी के जो माहिर लोग हैं वो भी इस बात को जानते हैं, आप भी इस बात को जानते हैं कि जब किसी मुल्क ने दूसरे मुल्क के खिलाफ साजिश करनी हो तो वो सफीर को बुलाकर कहते नहीं है, वो खत नहीं लिखते या लिखवाते। उन्हें पता होता है कि जब किसी डिप्लोमेट से बात होती है तो उसके बाकायदा मिनट्स बनते हैं और वो अपने मुल्क को आगाह करता है। इमरान खान साहब में सच्ची बात यह कि अभी हिम्मत पैदा नहीं हुई कि जिन लोगों ने उनकी हुकूमत गिराई है उनके नाम ले, वो अमेरिका जा पहुंचे हैं। मेरे ख्याल में जब उनके पास थोड़ी करेज आ गई तो शायद चीजें वाज़ेह आ जाएंगी। शुएब शाहीन साहब, जो एजाज साहब बात कर रहे हैं कि जो बयानिया बनाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, क्या सुप्रीम कोर्ट अज खुद इस पूरे मवाद को मंगवा नहीं सकती थी, पूरे ख़त को मंगवा लेती, फिर उस पर फैसला होता? आज PTI ये ना कहती कि अगर पूरा जो है कमीशन बन जाए या इसकी तहकीकात हो जाए, क्या तहकीकात का कमीशन बनाने का मुतालबा भी अब इनवैलिड हो गया PTI का? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक बात बड़ी ज़रूरी है, मुझे नहीं समझ आती कि PTI के जो लीगल विंग के दोस्त हैं वो किस तरह इसके ऊपर अपने बयानबाजी कर रहे हैं और किस तरह जो हुकूमती टीम वाले दोस्त हैं वो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इमरान खान के बयाने को तो एडमिट किया गया। अगर आप जजमेंट का पैराग्राफ 8 पढ़े ना जी, तो आपका सवाल, पहले मैं जवाब दे दूं फिर मैं उस पर आता हूँ। आपका सवाल ये था कि आज सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस लेके इस पे कर सकती थी, बिल्कुल कर सकती थी। पनामा केस में उन्होंने आज खुद कमीशन बनाया और उसके बाद उनकी जब फाइंडिंग्स आई तो उसके बाद उन्होंने फैसला किया। दूसरी बात आप ये देखेंगे कि जो मेमो गेट था, मेमो गेट में भी नवाज शरीफ साहब जब गए थे तो जुडिशल कमीशन बना, उनकी फाइंडिंग्स आई और उसके बाद फैसला आया। तो ये भी उस तरह का एक साइफर था जिसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल मुकम्मल पावर थी, वो इस प्रोसीडिंग्स को दरमियान में पेंडिंग रख के इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन या कोई भी कमीशन अपनी मर्जी से वो जो बनाते और उसकी फाइंडिंग्स आने के बाद इस फैसले को कर सकते थे, उसमें कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन जो बात मैं करने जा रहा हूं कि जो पहला आर्डर आया और उसकी आज जो रीजनिंग आई है, एक चीज आप मुलाजा करेंगे, जो जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब का जो फैसला है, उस फैसले की पैराग्राफ अगर आप 8 पढ़े ना जी, पेज नंबर उसका 11 है, पैराग्राफ 8 है और उसकी 2 लाइनें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। अगर आप वो देखेंगे ना तो उसमें उन्होंने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से, द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी यूनानिमसली एग्रीड दैट द कम्युनिकेशन रिकॉर्डेड इन दिस साइफर टेंटामाउंटेड टू फॉरेन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। ये उन्होंने एडमिट किया है कि मुदाखलत जरूर हुई है, लेकिन इस मुदाखलत से अब आगे चलें। क्या साजिश हुई, क्या ये उस वक्त की अपोजिशन और आज की जो हुकूमती बेंच में बैठे हुए लोग हैं, क्या इसमें ये लोग मुलव्वस थे, नहीं थे? उसके लिए 2 ऑप्शन थे। या तो इमरान खान साहब उस वक्त कोई कमीशन बना देते, जो कि उन्होंने कोशिश भी की थी लास्ट डेज में, आपको याद होगा किसी जनरल साहब को कोई शायद उन्होंने बनाया था जो उन्होंने बाद में रिफ्यूज कर दिया। या जिस वक्त वो फैसला करने लगे थे कासिम सूरी साहब, वो उस साइफर को पेश करते और उसको सबके सामने ले आते और कोई कमेटी बना देते, कोई इन्वेस्टिगेशन कराते और उस इन्वेस्टिगेशन या उस फाइंडिंग्स के नतीजे में कोई वो डिस्कशन होती और सबको मौका मिलता। चूंकि वहां लॉ मिनिस्टर साहब ने एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर पेश किया और उसके बाद कासिम सूरी साहब ने इवन बगैर देखे, बगैर अपोजिशन को दिखाए, उन्होंने एक रूलिंग दे दी जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फॉर दैट पर्पस मैं समझता हूं कि आज भी देखो मीमो गेट की तरह आज भी अगर PTI या कोई भी पार्टी, चूंकि मुल्क की खुद मुख्तारी का क्वेश्चन आज भी वो इन्वॉल्व है, क्योंकि साइफर की एग्जिस्टेंस तो एडमिटेड है और उसके बाद मुदाखलत भी एडमिटेड है, लेकिन आगे जाना है कि साजिश किस हद तक थी, किस हद तक नहीं थी, उसके कंटेंट्स क्या कहते हैं, कौन कौन मुलव्वस है, उसके लिए आज भी सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 183 के तहत वो पेश हो सकती है प्रोसीडिंग्स और उस पे कमीशन बन सकता है। एक और बात इस जजमेंट में बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हमारे सामने भी पूरा साइफर नहीं पेश किया गया। इमरान खान साहब या PTI के दोस्त कह रहे हैं कि जी थ्रू आरिफ अलवी साहब के हमने भेजा था या स्पीकर के जरिए भेजा था। देखें, चीफ जस्टिस साहब को कोई खत आप लिख दें, दैट इज नॉट द प्रोसीडिंग्स का वो हिस्सा नहीं बन जाएगी ऑटोमेटिकली। जिन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में आपके वकील पेश हो रहे थे, आपकी PTI के वकील या आपका उस वक्त का अटॉर्नी जनरल, कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ अपना बंद लिफाफे में आप वो तर्जमा करके आप वहां पेश करते और उसके बाद आप वहां डिस्कशन करते कि जी आप इसको पढ़ लें। उसके बाद देखें, आपने कासिम सूरी साहब के साथ
डिस्कस नहीं किया, उनके आपने अपोजिशन लीडर्स के साथ डिस्कस नहीं किया, उनके एमएनएस के साथ नहीं किया, आपने कमीशन की फाइंडिंग्स नहीं देखी और सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया, तो ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट का फिर यही फैसला आना था। बिल्कुल ठीक। इरफान कादर साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कानूनी तौर पर गलती की पूरा साइफर ना देकर? अगर पूरा साइफर दे दिया जाता तो फैसला शायद ऐसा ना आता, क्योंकि अब तो फैसले से लग ये रहा है कि पीटीआई की बयानी को शिकस्त हुई है, लेकिन साथ ही साथ पीटीआई गम गुस्से का इजहार भी कर रही है। फवाद चौधरी साहब ने तो कहा कि जजेस और जर्नल अगर ड्राइंग रूम पर बैठकर फैसले करेंगे ये कौम तस्लीम नहीं करेगी। शुएब शाहीन साहब ने पैरा 8 का जिक्र किया है, लेकिन पैरा 8 का जो मंतकी अंजाम है वो पैरा 9 में है। और उन्होंने लिखा है कि ये जो सारा इन्होंने बयानिया बना के और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, यानी उसके जो रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फ्रॉड किया गया। फ्रॉड, ये इतने सख्त अल्फाज हैं कि ये तो ऐसे ही है कि इन्होंने ये तो पढ़ लिया है कि नमाज के पास मत जाओ, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि जब नशे की हालत, यानी नशे की हालत में हो। ठीक। तो ये पूरा इन्होंने नहीं पढ़ा। पैरा 8 जहाँ है वहाँ पैरा 9 भी है। पैरे 9 में इतना सख्त है कि मैं समझता हूँ कि लीगल एडवाइजर्स को चाहिए खान साहब को बताएं कि हुकूमत से फौरन एनआरओ करें, वरना आर्टिकल 6 में वो पूरी तरह फंस गए हैं पैरा 9 की फाइंडिंग्स की वजह से। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करने का एक तरीका तो होता है थ्रू यूज ऑफ फोर्स, और दूसरा तरीका होता है थ्रू अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। और सबसे बड़ी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन वो होती है जब आप कॉन्स्टिट्यूशन से फ्रॉड करें। ये तो कभी लिखा ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस में इतना सख्त। उनको फौरन चाहिए इस वक्त कि ये ट्रीजन के केस से फौरन बचें और इनसे सब सुलह कर लें आपस में, किसी को ट्रीजन का केस ना लगाएं। और क्योंकि अगर उनको उम्र कैद होती है तो ये तो जुल्म है कि वो 14 साल अंदर रहें और पीटीआई के दूसरे लोग जो वो बाद में लीडर बन जाएं। तो लिहाजा इस वक्त सही उनको राय दें, उनको गलत तरफ मत लेके जाएं। और अगर वो यही इसी तरह का बयानिया रखेंगे, और मुझे यकीन है शुएब साहब जो हैं चूंकि बड़े फेयर माइंडेड हैं, तो ये उनको बिल्कुल सही तरफ लेके जाएंगे और इंशाल्लाह ये इवेंचुअली ठीक हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि ये ट्रीजन किसी को लगे, लेकिन अब ये है कि कोई भी इस पाकिस्तान में दूध का धुला हुआ नहीं है। हम सबको आपस में मिलजुल के चलना है, इकट्ठे रहना है और रिकंसिलिएशन करनी है। लेकिन वो कह चुके हैं कि एनआरओ का मजाक उड़ा चुके हैं। मत उड़ाएं एनआरओ का मजाक, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत इंशाल्लाह एनआरओ की आप ही को पढ़ने वाली है, और मैं बिल्कुल इस हक में हूँगा कि आपको एनआरओ मिले। इरफान कादर साहब, बाज़ लोग कहते हैं कि इजाफी नोट और इख्तलाफी नोट, इन दोनों की बुनियाद पर जो है मज़ीद कार्रवाई होती है, लेकिन क्या इजाफी नोट इख्तलाफी नोट से मुख्तलिफ कैसे हो सकता है? फिर इजाफी नोट जो होता है किसी जज का, वो बेस बन सकता है कि उसको आगे परसू किया जाए, किसी के खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए? यहाँ पे कोई इख्तलाफी नोट नहीं है। यहाँ पे नोट एक मेन फैसला है और एक तईदी नोट है। तईदी नोट, क्योंकि 5 जजों का फैसला जो है मुत्तफिका है, उससे जब एक एडिशनल नोट आप देते हैं तो वो इख्तलाफी नहीं होता, वो तईदी होता है। मजीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तईदी नोट में भी इतना स्ट्रांग नहीं लिखा जितना मेन फैसले के पैरा 9 में लिख दिया उन्होंने। पैरा 9 जो है वो ऐसे है जैसे कि हाथी है, और वो जो तईदी नोट हैं वो भी अच्छे लिखे हुए हैं, लेकिन वो उसकी पूछ ले हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल। तो यानी आप समझते हैं कि सिर्फ उस पैरा 9 की बुनियाद पर मुकदमा गद्दारी का बनाया जा सकता है, उसके अलावा उसकी किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है? हुकूमत जो है मौजूदा पाबंद नहीं है इसकी। सुप्रीम कोर्ट अगर कह भी देता है तो उन्होंने फैसला करना है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है कि नहीं। हो सकता है कि ये ट्रीजन तो कमिट हुआ है, लेकिन अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो नहीं बनाना चाहिए उनके खिलाफ केस। आपस में इस चीज को तय करें, ताकि सारी सियासी पार्टियां जो है वो बार बार जो अदालतों में भागती हैं, इधर उधर भागती हैं, अपने मामला खुद तय करने शुरू करें अब ये। लेकिन इरफान साहब, अगर पूरा साइफर मंगवा लेती सुप्रीम कोर्ट तो शायद बेहतर ना होता? पीटीआई को कहने का मौका ही ना मिलता कि जो है इस पे हमारा कमीशन बनाया जाए या मजीद तहकीकात हों उस पूरे। मैं तो कहता हूं कि वो साइफर में जो सारी चीजें लिखी हैं, जिससे पता चल रहा है कि सारी ऑपोजिशन जो है एक बाहर की हुकूमत से मिली हुई थी। शुएब शाहीन साहब अभी बयान कर दें, मैं इनके साथ हूँ, सारा बयान कर दें अभी बयान, आप मौका दे दें इनको कि ये किस तरह से ये सारे मिले हुए थे, आप मौका दे दें इनको। ये माशाल्लाह इन्होंने डेफिनेटली वो देखा होगा।
हमें बता दें, हमें कॉन्फिडेंस मिले, हम आपके साथ हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में इस तरह की मुदाखलत हो। आज बता दें, इस वक्त बता दें। इरफान खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। नाज़रीन, प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे इमरान खान साहब जो कुछ कह रहे हैं आजकल जलसों में कह रहे हैं, बाज़ अफसरान को धमकियां दे रहे हैं, क्या ये भी कानूनी तौर पे उनके ख़िलाफ़ कोई केस बन सकता है? क्योंकि स्टेट के मुलाजमीन को सियासतदान खुलम खुला धमकियाँ दें, तो इस पे कानून क्या कहता है? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। लाहौर का CCPO, लाहौर के DIG, कान खोल के सुन लो, तुम दोनों मेरी नजर पे हो। तुम्हें 25 मई को जब हमारा पुरअमन मार्च था इस्लामाबाद, तुम दोनों ने बड़ा जुल्म किया हमारे लोगों पे। एजाज सैयद साहब, इमरान खान साहब को आपने सुना, अब तो वो DIG CCP लाहौर को धमकी लगा रहे हैं। एक रोज़ पहले ही वो ये कह चुके हैं, मिस्टर X मिस्टर Y आपको आवाम फेंटी लगाएगी। कानून क्या कहता है इस बारे में? क्या एक सियासतदान या एक सियासी लीडर सरकारी अफसरान को ये धमकी दे सकता है किसी जलसे के अंदर कि जी आपको DIG या CCP लाहौर हम आपको देख रहे हैं, आपके नाम नोट कर लिए हैं, आपके खिलाफ हम एक्शन लेंगे, या आवाम फेंटी लगाएगी? नसरुल्लाह साहब, सबसे पहली बात यह है कि कानून से भी जो बड़ी पावर है वो इखलाकियात की पावर है। और इखलाकियात का ये तकाजा नहीं है कि एक बंदा जो खुद प्राइम मिनिस्टर रहा है और अगर इलेक्शन वो लड़ते हैं तो कल वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट भी हैं, तो वो इस स्टैचर का आदमी ग्रेड 18, ग्रेड 17, ग्रेड 19, ग्रेड 20, ग्रेड 21 के अफसरों को धमकियां दे रहा है। और वो धमकियां क्यों दे रहा है? इसलिए वो धमकियां दे रहा है कि वो बैकफुट पे रहे। और इमरान खान साहब का, अगर आप नसरुल्लाह साहब आपको याद होगा, 2014 में जब धरना लेके आए थे इमरान खान साहब, तो यहाँ पर जो इस वक्त के डिप्टी कमिश्नर थे और उस वक्त के IG ताहिर आलम थे पुलिस के, इस्लामाबाद पुलिस के, उस वक्त भी इन्होंने धमकियां दी थी। फिर 25 मई को जब ये पेशावर से एहतजाज लेकर आए थे, उस वक्त भी इन्होंने बाज पुलिस ऑफिसर्स के नाम लेके उनको धमकियां दी थी। तो इमरान खान साहब का एक स्टाइल बन चुका है कि ये सरकारी मुलाजमीन जो कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते, जो नाम नहीं ले सकते, जो सामने नहीं आ सकते, उनका नाम ले लेकर उनको डराने की कोशिश करना। ज़ाहिर है कोई भी अफसर हो, चाहे वो किसी भी जगह पे काम करे, उसका एक कैरियर है और अफसर चाहते हैं कि उनका नाम किसी सियासी जमात से ना जुड़े, किसी एक हुकूमत से ना जुड़े, क्योंकि हुकूमतें बदलती रहती हैं, उन्होंने वहां पर रहना होता है। और अगर नई हुकूमत आ जाती है तो आमतौर पर उन्हीं अफसर्स ने काम करना होता है, तो उनकी प्रायोरिटी होती है कि वो उनका नाम किसी कंट्रोवर्सी में ना आए। इमरान खान साहब ये बार बार जा रहे हैं और ये कतअन अखलाकी नहीं है और ये गैर कानूनी भी है कि आप अफसर्स को लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन कर रहे हैं उनको धमकियां दे रहे हैं। इनके ऊपर अगर फिर बात की जाए तो इनके ऊपर तो मुकदमा हो सकता है, कार्य सरकार में मुदाखलत का, सरकारी मुलाजमीन को धमकियां देने का, इनके ऊपर तो मुकदमा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत कर दे, लेकिन कानून उसका यही कहता है कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लेकिन इमरान खान साहब की जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल यही। लेकिन एजाज साहब, क्या अगर हम सियासी माहौल की बात करें तो हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं रहा कि सियासतदान ब्यूरोक्रेसी को, अफसरान को उनके खिलाफ तकारीर करके, धमकियां लगा के अवाम में पजीराई हासिल करता है? नसरुल्लाह साहब, माजी में इक्का दुक्का वाकयात हुए, लेकिन नेशनल लेवल का मरकजी किसी सियासी जमात का कोई बड़ा रहनुमा कभी इस लेवल पे नहीं आया। आप आसफ अली जरदारी को देख लीजिए, कभी उन्होंने तकरीर करके अपने मुखालिफ अफसरान का नाम लिया है? अभी रिसेंट पास में देख लीजिए ना, 2008 में इलेक्शन हुए, आपने देखा 2013 में हुए, 2018 में हुए। यही नवाज शरीफ साहब का हिसाब लगा लीजिए जी। वो जो XY जिनको इमरान खान साहब कह रहे हैं, उनको XY के पास तो अपने बंदे भेजते हैं ये कि आप इलेक्शन में हमारी मावनत करें, मदद करें हमारी। यास्मीन राशिद साहिबा किससे मिलने गई थी? इन्हीं XY में से एक के पास मिलने गई थी ना। और ये शाह महमूद कुरैशी साहब भी XY के रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि आए और मुलाकातें करें, हमसे मुलाकात करें। इमरान खान साहब खुद भी इनडायरेक्टली तो यही दरखास्त कर रहे हैं और पब्लिकली भी वो यही कह रहे हैं कि मेरी मदद करिए, और जो इनकी मदद नहीं करता वो बुरा है, उसके नाम आप तकरीरों में लेंगे, और जो आपकी मदद करेगा वो आपको जब सिस्टम के अंदर लेके आएगा तो वो सबसे अच्छा है।
शुएब साहब, ये अफसरान को धमकियां, नाम लेके धमकियां, उनके ओहदे लेके धमकियां देना किसी सियासतदान की तरफ से किसी फौजदारी मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है ऐसे सियासतदान को? मैं पहले इरफान कादर साहब की बात का जवाब दे के आपकी बात के पीछे आता हूँ। प्लीज़। इरफान कादर साहब ने पैराग्राफ 9 की बात की है। पैराग्राफ 9 मेरे सामने है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आप खुद अपनी जजमेंट को ज़रा देख लें। जो उन्होंने सिर्फ हवा में बात की है, बड़े हमारे सीनियर दोस्त हैं, भाई हैं, वो हवा में बात करके आगे चले गए हैं। इसलिए जो एडमिशन मुदाखलत की बात डिस्कस हुई है पैराग्राफ 8 में, पैराग्राफ 9 मेरे सामने है, मैंने जजमेंट निकाली हुई है। अगर इरफान कादर साहब ऑनलाइन है तो उनको कहें वो पढ़ लें, ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने हवा में बात की है। सारे दोस्तों के पास ये जजमेंट आज भी मौजूद है और नेट पे भी मौजूद है, आप खुद देख लें। दूसरी बात, जो आर्टिकल 6 की बात उन्होंने की है, एक बात आपको मैं वाजे कर दूं, आर्टिकल 6 की 3 कंडीशंस हैं। जो आर्टिकल 6 की डेफिनेशन है ना, उसकी 3 कंडीशंस हैं। एक है एब्रोगेट करना कॉन्स्टिट्यूशन को, उसका मतलब है मनसूख करना। दूसरा है सबवर्ट करना, उलट देना। तीसरा है सस्पेंड करना, मुअत्तल कर देना। ये 3 कंडीशंस होंगी तो आर्टिकल 6 लगता है। जैसे परवेज मुशर्रफ ने 2 दफ़ा आइन को मुअत्तल किया, सस्पेंड किया, जो कुछ भी किया, इसी तरह जनरल ज़ियाउल हक साहब ने या डिक्टेटर फौजी आके करते हैं। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो जज साहब, जो मज़हर आलम मियां खेल साहब ने अपने पैराग्राफ नंबर 12 में जो लिखा है, उसमें भी लिखा है देयर इज ए वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उस पैराग्राफ में लिखा है, अगर आप 12 नंबर उनका इजाफी नोट अगर आप देख लें, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे आगे लिख दिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, आगे लिख दिया पैराग्राफ 12 में कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो इस पे आर्टिकल 6 के बारे में सोच सकती है। बात यह है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मसलन कोई एक पुलिस वाला कांस्टेबल किसी मुलाजिम को, किसी बंदे को, किसी को भी पकड़ के ले जाता है, 1 घंटे 1 मिनट के लिए भी इलीगल कन्फाइनमेंट करता है, ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। रोज हम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज के ऑर्डर चैलेंज करते हैं, वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे करते हैं। आर्टिकल 199 या आर्टिकल 184 है भी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के मुतालिक। हर रोज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है, जिसको कोर्टें सेटिसाइड करती हैं। और हर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट या वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गद्दारी में नहीं आता, हाई ट्रीजन में नहीं आता। खुदा के लिए जो हमारे मौजूदा मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर साहब, इवन इंटीरियर मिनिस्टर साहब, ये सियासत ना करें, लोगों के सामने सच आने दें, सच बात करें, इस तरह ना करें, लोगों को गुमराह करें। मुझे अफसोस होता है, और मुझे इस बात का भी अफसोस होता है कि इसको प्रॉपरली ना तो किसी गवर्नमेंट वालों ने, ना प्रॉपरली हमारे जो पीटीआई के दोस्त थे, और जो इरफान कादर साहब फरमा रहे थे ना कि मैं उनको गाइड करूं, इमरान खान साहब का ना मैं वकील हूं, ना मैं पीटीआई में शामिल हूं। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। मैं यहां आपके सामने जो लीगल प्रोविजन है उसकी इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन हम सब का है, आइन हम सब का है, आइन के मुताबिक हम सब ने चलना है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया है, वो सेटिसाइड हो गया। अब बात मैं करता हूं आपके साथ कि कोई शख्स धमकियां देता है, हुसोएवर में भी धमकियां देने के भी 2 तरीक़ाकार हैं। एक धमकी का यह है कि भाई गैर कानूनी काम न करो, अगर गैर कानूनी काम करोगे तो हमारे पास, हमने डायरी में लिख लिया है, हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इसमें कोई इलीगलिटी नहीं है। अगर कोई शख्स इलीगल धमकी देता है उसको कि आप इलीगल काम न करें, तो ये धमकी तो जायज है। अगर वो धमकी देता है कि मैं इलीगल काम करूंगा आपके साथ, आपकी इलीगलिटी के जवाब में, वो नाजायज है, वो गलत है। Whosoever commits any offense which is a cognizable offense, उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। जी एजाज साहब, जी एजाज साहब। शुएब साहब ने बड़ी दिलचस्प बातें की हैं। शुएब साहब, मैं देखता हूँ आजकल पीटीआई के फंक्शंस में बहुत अटेंड करते हैं। अच्छी बात है, अटेंड करना चाहिए, और वो उनकी जो गुफ्तगू है उसमें भी एक बात मैं वाज़ेह कर दूं, एजाज साहब, एक बात क्लैरिफाई कर दूं, मैं पीटीआई के फंक्शन मैं वाज़ेह कर दूं एक बात, एजाज साहब, एक बात सिर्फ वाज़ेह कर दूं, मैं पीटीआई के फंक्शन अटेंड नहीं करता। मैंने अपोजिशन लीडर के तौर पर, एक लिहाज से अपोजिशन बहुत बड़ी पार्टी के लीडर के तौर पर, बार में उनको खिताब की दावत दी, और एक रिजीम चेंज पे मैंने सेमिनार किया जिस पे इमरान खान चीफ गेस्ट थे, और अयाज अमीर, इमरान रियाज, एम्बेसडर शमशाद साहब, और ये लोग आए। लिहाजा पीटीआई के फंक्शन में नहीं, ये मेरा फंक्शन था। अर्ज सुन लीजिए ना, इसलिए फर्क गुजार कर दें, फर्क आपको सुन लीजिए ना, मैंने आपकी बात सुन ली है, अर्ज मेरी भी सुन लीजिए। देखिए, हम भी जर्नलिज्म कर रहे हैं, हम भी देखते हैं कि किस तरह वकला और सहाफी बाद सियासी जमातों के करीब जाते हैं,
फिर वो उनमें बाद में शामिल भी हो जाते हैं, कोई सेनेटर बन जाता है, कोई और नौकरी ले। हम भी देख रहे हैं ये जो वो आपने जो सेमिनार किया था उसका, मेरा ख्याल है अगर कोई वकील जाता है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं है, कानून और आइन के दायरे में रहते करते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है, मैंने सिर्फ आपको बताया कि तरीकाकार क्या है, और जो तरीकाकार आप इख्तियार कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको अर्ज कर रहा हूँ, सारी दुनिया देख रही है और हम भी देख रहे हैं, और हमें भी पता है कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन का, हमें भी पता है। आप प्लीज ये हमें ना बताएं कि आप, वो नजर आ रहा है कि आप की जो लाइन ऑफ जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है और किसके साथ मिलती है, नजर आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि शुएब शाहीन साहब ने बड़ी मैंने आपसे डिक्टेशन लेके मैंने आपसे डिक्टेशन ये कहना है और ये नहीं कहना। शेर साहब मैं समझता हूं बातों में मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। जी शुएब साहब, बात यह है कि मेरी बात, मैंने आपकी बात बड़े अदब से सुनी है, सब्र से मेरी बात सुनिए। मैं आपके मुकाबले का कोई कैंडिडेट नहीं हूँ, ना मैंने आपके मुकाबले में कोई इलेक्शन उन्होंने सुनी है मेरी बात। पहली बात यह है कि शुएब शाहीन साहब ने ये फरमाया कि पैराग्राफ नंबर 8 में ये लिखा है कि जी वो मान ली गई है बात इंटरफेरेंस की। मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा और मैं शुएब साहब से कहूंगा कि मेहरबानी करके डिप्लोमेसी भी पढ़ लें, और जो केबल्स आती है ना बाहर के मुल्कों से, ठीक है, उनको भी जरा मुतालिया कर ले। बाकी न्यूजीलैंड या अफ्रीका का एक मुल्क है, उसके एक डिप्लोमेट से उनके एम्बेसडर ने मुलाकात की, पाकिस्तान के डिप्लोमेट ने एक खत लिख दिया जो इसी नोयत का था जो कि अमेरिका ने लिखा। ठीक है, मुदाखलत क्या है, मुदाखलत क्या है? मैं अभी कहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जो मामलात हैं वो ठीक नहीं है, या आप कहते हैं कि जी कश्मीर के अंदर जो मामलात हैं वो ठीक नहीं है, ये भी मुदाखलत है, क्योंकि हम यहां सर बैठ वो कह सकते हैं कि हमारे मामलात में मुदाखलत है। तो पहली बात तो आपकी आर्ग्यूमेंट है। दूसरी बात आपने फरमाई कि इरफान कादर साहब वेरी सीनियर मैन, और आपको पता है कि पूरी जुडिशरी में मैं उनको जाती तौर पर मैं उनसे बड़ा सीखता हूं, और वो बड़े लर्निंग आदमी है। आपने कहा कि उन्होंने हवा में मारी है, मैं सिर्फ आपको अर्ज कर लूं, स्कैन कर लीजिए, मैं आपको पॉइंट आउट भी कर दूंगा। क्या ये सेंटेंस इस जजमेंट में नहीं लिखा हुआ कि आइन से फ्रॉड किया गया है? नहीं लिखा हुआ, ये बिल्कुल लिखा हुआ है, ये बिल्कुल लिखा हुआ है। अगर आप कहते हैं नहीं है तो वो नसरुल्लाह साहब से मैं दरखास्त करूंगा कि वो पेपर भी दिखा दें। दो बातें होंगी, और आखिरी बात ये है फैसले के लफ्ज़ मौजूद है।